नमस्कार बच्चों, आइए अपन कक्षा 11 की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने पहला जो अध्याय है, इस अध्याय के बारे में पिछले 2 लेक्चर्स में जाना कि भूगोल एक विषय के रूप में इसकी क्या महत्व है और किस प्रकार ये एक विषय बना। आज हम इसको आगे निरंतर रखते हुए जानेंगे। इस अध्याय में क्या कुछ है जो आपको समझना है। हम ये जानेंगे कि भूगोल जो विषय है वह एक अंतरा अनुशासनिक विषय है जिसमें सभी विषयों का थोड़ा थोड़ा समावेश है। कल हमने प्रकृति, प्राकृतिक पर्यावरण और मनुष्य के अंतर संबंध के बारे में जाना था कि दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से घनिष्ठ रूप से अंतर संबंधित है। वास्तव में हम भूगोल का अध्ययन मनुष्य के निवास के संदर्भ में ही करते हैं। मनुष्य और प्राकृतिक पर्यावरण के समस्त तत्व आपस में बहुत ही घनिष्ठ रूप से अंतरक्रियात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। इस रूप में हमने कल ये जाना कि भूगोल में आदिम काल से लेकर वर्तमान तक कई नवीन तकनीकें जुड़ती गई और भूगोल का स्वरूप बदलता रहा। आज हम यहाँ से देखेंगे कि भूगोल में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहे हैं। एक विषय के रूप में किस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण विषय बना। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। आज इससे आगे अपन इसको कंटिन्यू करते हैं और समझते जाते हैं। जहाँ समझने की आवश्यकता होगी मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। उक्त भिन्नता में भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंधों को समझने का संकेत निहित होता है। भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है जिस पर मानव समाजों ने सृजनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा अपनी तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरणों द्वारा मंचित किया है। अर्थ ये निकलता है कि जहाँ कहीं भी भौतिक पर्यावरण अनुकूल होता है वहाँ सांस्कृतिक पर्यावरण स्वतः ही विकसित हो जाता है, क्योंकि भौतिक पर्यावरण की अनुकूलता में ही मानवीय समाजों का और मनुष्य की सृजनात्मक क्रियाकलापों का बहुत अधिक विकास होता है। और इन क्रियाकलापों के विकास में मनुष्य का जो तकनीकी ज्ञान होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बच्चों, यहाँ पे आप इस बात को समझिए कि मनुष्य का जो तकनीकी ज्ञान मनुष्य के बुद्धिबल और कार्य क्षमता के साथ में जुड़ा हुआ है। जिन क्षेत्रों में मनुष्य अधिक विकसित अवस्था में है उन क्षेत्रों में सामाजिक और सांस्कृतिक और क्षेत्रीय स्वरूप है वह स्वतः ही विकसित हो गया है। अब आप पहले पूछे गए प्रश्न भूगोल क्या है का उत्तर देने का सक्षम प्रयास कर सकते हैं। भूगोल क्या है? भूगोल का अर्थ क्षेत्रीय अध्ययन ही है और वह क्षेत्रीय अध्ययन भौतिक पर्यावरण और मानवीय सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश के अंतर संबंधों से बना है। अत्यंत सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। वास्तव में पृथ्वी का जो ऊपरी तल है, इस ऊपरी तल पर ही भौतिक पर्यावरण और मानवीय सांस्कृतिक सामाजिक संरचनाएं दोनों ही निर्मित है। जैव विविधता है, जीवों का निवास स्थल भी पृथ्वी का ऊपरी भाग ही है। अतः पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल है। पृथ्वी का वर्णन अब मनुष्य के निवास के संदर्भ में, जीवों के विकास के संदर्भ में और जीवों यानी मनुष्य के साथ समस्त जैव संतति और पर्यावरणीय घटकों की अंतर संबंधता का ही अध्ययन करते हैं। अतः बच्चों, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ग्रीक विद्वान था जो ग्रीक में रहते थे। इरेटोस्थनीज, इन इरेटोस्थनीज महोदय ने सबसे पहले भूगोल शब्द दिया। इन्होंने ग्रीक भाषा में जो भूगोल शब्द दिया उसका 2 अर्थ निकलता है। ग्रीक भाषा में जियोग्राफोस इसको कहते हैं, जिसमें जियो का अर्थ तो पृथ्वी होता है
और ग्राफोस का अर्थ वर्णन होता है, अर्थात वास्तव में भूगोल पृथ्वी का वर्णन ही है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा गया है, क्योंकि हमारे सौर मंडल का केवल एक ग्रह पृथ्वी ही है जिस पर जीवन संभव है, जिस पर दूसरे जीवों के साथ मानव का अस्तित्व भी संभव है, और मानव भी एक जीव मात्र ही है। इस रूप में पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में ही देखा गया है, और इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी के वर्णन परिभाषित करते हैं। यहाँ पर वही बात निकल के आ गई है कि मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल है। दोनों मानव और प्रकृति घनिष्ठ रूप से अंतर संबंधित है, और दोनों की दशाओं के अनुरूप ही पृथ्वी पर जीवन के रूपों का सृजन होता है। आप इस तथ्य से परिचित ही है कि यथार्थता बहुआयामी होती है तथा पृथ्वी भी बहुआयामी है। यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा समझिए। बहुआयामी का यहाँ पर मतलब होता है मल्टी डायमेंशनल, यानी पृथ्वी पर बहुत सारी विशेषताएं, विभिन्नताएं हैं। ये विशेषताएं भौतिक रूप में भी है, ये विशेषताएं पर्यावरण, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनुष्य के द्वारा और भी जितने भी विकसित कार्य हैं उन सब में प्रतीत होती है। यानी मानवीय संदर्भ में, जैवीय संदर्भ में और भौतिक और पर्यावरण के संदर्भ में पृथ्वी पर बहुत अलग अलग भिन्न भिन्न विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौमिकी, जियोलॉजी जिसको कहते हैं, मृदा विज्ञान, समुद्री विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीवन विज्ञान, मौसम विज्ञान तथा अन्य सह विज्ञान जिसमें सामाजिक विज्ञान के अनेक सहयोगी विषय, जिनमें सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं, जिनमें अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, नृविज्ञान यानी नृजाति विज्ञान इत्यादि धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर दोनों विज्ञान सम्मिलित हो गए हैं, जो धरातल से संबंधित रखने वाले वनस्पति, जीव विज्ञान, समुद्री विज्ञान, भौमिकी, मृदा विज्ञान जो धरातल की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, साथ ही अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और मानविकी विज्ञान ये मनुष्य से संबंधित मनुष्य की विशेषताओं, क्रियाकलापों का और इसके अतीत का अध्ययन करते हैं। तो दोनों का ही समावेश भूगोल में है। भूगोल अन्य विषयों से विषय वस्तु तथा विधि तंत्र में भिन्न है, परंतु साथ ही अन्य विषयों से इसका निकट का संबंध है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि भूगोल अपने आप में एक स्वतंत्र विषय है, लेकिन यह एक अंतरा अनुशासनिक विषय भी है जिसमें विभिन्न विषयों का समावेश है। भूगोल सभी प्राकृतिक और सामाजिक विषयों से सूचनाधार प्राप्त कर उसका संश्लेषण करता है। सूचना प्लस आधार यानी सूचनाएं विभिन्न प्रकार की जो पर्यावरण और मनुष्य से संबंधित होती है वह प्राप्त करके उसका संश्लेषण करता है, विश्लेषण करता है और उसके बाद में अध्ययन के रूप में एक विषय का स्वरूप प्राप्त करता है। हमें पृथ्वी पर भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता दिखाई पड़ती है। धरातल पर भौतिक और सांस्कृतिक दोनों ही रूपों में भिन्नता होती है, क्योंकि कोई चीज़ स्थिर नहीं है, सब परिवर्तनशील है। अनेक तत्वों में समानता तथा कई में असमानता भी पाई जाती है। बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो समान रूप से भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिसमें असमानता, विभिन्नता पाई जाती है। अतः भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक लगता है। क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन ही भूगोल है, क्षेत्र का अध्ययन ही भूगोल है। क्षेत्रीय विभिन्नता का मतलब हुआ प्रत्येक क्षेत्र विभिन्न घटकों के अंतर्गत प्रत्येक दूसरे क्षेत्र से भिन्न होता है। धरातल पर भिन्नताएं पाई जाती है। धरातल के क्षेत्र को देखें तो कहीं पर पर्वत है,
कहीं पर मैदान है, कहीं पर मरुस्थल है, कहीं पर शीत मरुस्थल है और कहीं पर सागर, महासागर, झील, नदियाँ, समुद्र है। तो इस रूप में अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती है। तो इन विभिन्नताओं का अध्ययन ही भूगोल है। मानना तार्किक लगता है। इस प्रकार भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं। क्षेत्रीय संदर्भ में जो भिन्न भिन्न होते हैं उनका अध्ययन भूगोल में किया जाता है। भूगोलवेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन ही नहीं करते, अपितु उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो इन विभिन्नताओं के कारण होते हैं। यानी इन परिवर्तनों के कारणों को भी खोजा जाता है। अगर धरातल पर, ग्लोब पर, कहीं पर, जैसे ये ग्लोब है, इस ग्लोब पर जो मनुष्य का आवास है, मनुष्य का जो निवास और विस्तार है वो एक समान नहीं है। ये ध्रुव है, इस पर बहुत ही कम मनुष्य रहते हैं। ये भूमध्य रेखीय प्रदेश है, इस पर बहुत कम रहते हैं। लेकिन उत्तरी गोलार्ध का ये मध्य वाला भाग, जिसको मध्य अक्षांश कहते हैं, मध्य अक्षांश कहते हैं, इन मध्य अक्षांशीय भागों में सर्वाधिक जीवों का मतलब मानव का निवास है। मनुष्य का सर्वाधिक निवास है वो उत्तरी गोलार्ध। ये आधा गोलार्ध है। इस गोले को आधे भाग में भूमध्य रेखा के रूप में बांट देते हैं। तो ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। दक्षिणी गोलार्ध में जल की प्रधानता है। आप ग्लोब को देखोगे तो आपको पता चलेगा दक्षिणी गोलार्ध में जल की प्रधानता है और उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता है। और मानव का निवास स्थान स्थलीय भाग ही होता है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध के मध्य अक्षांशों में मानव सर्वाधिक निवास करता है। तो मनुष्य का जो विस्तार है वो भिन्न भिन्न है, इसलिए उन भिन्नताओं का कारण है इसका पता लगाना भी भूगोल का उत्तरदायित्व है। उदाहरणार्थ, फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होता है। अब क्यों होता है इसका कारण, किंतु यह भिन्नता एक तथ्य के रूप में मिट्टी के कारण हो सकती है, जलवायु के कारण हो सकती है, बाजार में मांग के अनुसार हो सकती है, किसानों की आय क्षमता और व्यय क्षमता के अनुसार हो सकती है और तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि में भिन्नता से संबंधित हो सकती हैं। कई प्रकार के कारक होते हैं जो क्षेत्रीय भिन्नता विभिन्न घटकों में निर्मित करते हैं। इस प्रकार भूगोल की दिलचस्पी किन्हीं दो तत्वों या एक से अधिक तत्वों के मध्य कार्य कारण संबंध को ज्ञात करने में है। कार्य कारण का मतलब है दोनों एक दूसरे से प्रभावित हो, अंतर संबंधित हो, दोनों एक दूसरे से प्रभावित हो। एक यह कोई वस्तु है, दूसरे यह वस्तु है, यह कारण है, यही कारण है, यह तत्व है, यह तत्व है। ये दोनों एक दूसरे के से किस प्रकार से अंतर संबंधित है। प्रत्येक वस्तु धरातल पर एक दूसरे से अंतर संबंधित ही होती है। इसके बिना यह नहीं चल सकता और इसके बिना यह नहीं चल सकता। एक दूसरे पर कम और ज़्यादा लेकिन अंतर संबंधित जरूर होती है। एक भूगोलवेत्ता तथ्यों की व्याख्या कार्य कारण संबंधों के ढांचे में ही करता है। कार्य कारण, कार्य और कारण, कॉज और इफेक्ट के रूप में ही करता है, क्योंकि यह केवल व्याख्या में ही सहायक नहीं होता अपितु तथ्य के पूर्वानुमान एवं भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता भी रखता है। भौतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथ्य स्थैतिक नहीं हैं। बात वही आती है, स्थैतिक नहीं है, स्थिर नहीं है। भौतिक और मानवीय दोनों ही पक्ष परिवर्तनशील है। भौतिक दशाओं में बदलाव होता है, तापमान घटता बढ़ता है, आर्द्रता घटती बढ़ती है, जलवायु में बदलाव, मौसम में बदलाव होता रहता है। उसी प्रकार मनुष्य है, इस मनुष्य के आवास और निवास में भी परिवर्तन होता रहता है। इसकी संख्या और इसके संगठन में भी बदलाव होता रहता है। इस रूप में ये दोनों तत्व है, ये आपस में घनिष्ठ रूप से अंतर संबंध तो है, लेकिन इन दोनों तत्वों में बदलाव होता रहता है। इस रूप में ये स्थैतिक नहीं है अपितु गत्यात्मक है। परिवर्तन होने के कारण ये गत्यात्मक है। वे सतत परिवर्तनशील पृथ्वी
तथा अथक तथा निरंतर सक्रिय मानव के बीच आबद्ध क्रियाओं के फलस्वरूप कालांतर में परिवर्तित होते रहते हैं। इन तत्वों में परिवर्तन होता ही रहता है। ये परिवर्तनशील धरातल पर चाहे मनुष्य हो, चाहे प्राकृतिक पर्यावरण हो, चाहे भौतिक पर्यावरण हो, कुछ भी चीज़ें हो, स्वयं पृथ्वी ही क्यों न हो, सभी परिवर्तनशील है, कोई स्थिर नहीं है, उनमें परिवर्तन होता है। आदिम मानव समाज अपने निकट पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर करता था। पहले यही था। आज भी विश्व में जहाँ कहीं भी जनजातियाँ रहती है वो अपने पर्यावरण से बहुत ही घनिष्ठ रूप से अंतर संबंधित होती हैं। बच्चों, इससे आगे अपन कल की क्लास में अध्ययन करेंगे।